स्वागत है बच्चों आप सभी का स्टडी पिलर ऑनलाइन के शानदार से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपन एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, वो भी गैसीय स्टेट से संबंधित। और अपना ये सेकंड लेक्चर है। तो अभी तक अपना गैसीय स्टेट ज़्यादा आगे पहुंचा नहीं है, तो आज कुछ बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं जो आपके प्रयोगशाला सहायक के लिए, क्या प्रयोगशाला जो सहायक है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एक बच्चों आपको थोड़े दिनों में कम से कम 1500 या 1000 प्लस केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। सीरीज़ आपको इसी चैनल के ऊपर लिंक मिल जाएगा, वो देखिए आराम से। उस क्वेश्चन सीरीज़ से क्या होगा, लैब असिस्टेंट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल, एक निश्चित ताप तथा 760 mm दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन 74 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उसी ताप पर दाब 740 mm कर दिया जाए तो गैस के आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखो हमें पता है, बॉयल लॉ हमने पढ़ा था, बॉयल लॉ। और बॉयल लॉ के अनुसार अपन क्या पढ़ते हैं, जो आयतन है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दाब के। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, PV = कांस्टेंट, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से और क्या लिख सकते हैं अपन, P1 V1 = P2 V2, इस प्रकार से लिखते हैं अपन। अब यहाँ पर P1 पहले दाब कितना था, P1 था बच्चों 760 mm। जो बच्चे कर सकते हैं उसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, जो बच्चे इस सवाल का आंसर कर सकते हैं वो आंसर कमेंट कर दो। A B C D में से कौन सा होगा। V1 पहले आयतन कितना था बच्चों, 74 सेंटीमीटर क्यूब। दाब अपन ने बढ़ाकर कितना कर दिया, 740 mm कर दिया बच्चों। तो V2 अपने को पूछा है, तो निकाल सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला रहा ये रहा। तो पुटअप करो मान इसके अंदर। चलो जी, मान पुटअप करते हैं। 760 मल्टीप्लाई V1 कितना है, 74 = P2 कितना है बच्चों, 740 × V2। तो इसको सोल्व करोगे तो 740 यहाँ पे आ जाएगा, 740 कट आउट करो, देखो कितना बचा, 76। तो V2 अपना कितना आ गया बच्चों, V2 आ गया अपना 76 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये उत्तर आएगा, बिल्कुल नहीं। परिवर्तन पूछा है, 74 सेंटीमीटर आयतन था, कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर आयतन हो गया। ठीक है, तो परिवर्तन कितना हो गया, 2 का। V2 - V1 करो = 2। तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर आ जाएगा बच्चों इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 2, पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है, क्यों है। कुछ समय बाद अप्रभावी हो जाता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकृत नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी है, इसकी अधिक लागत है। तो बताओ बच्चों क्या होगा, आंसर कमेंट करो। तो बच्चों जो DDT होता है ना, वो क्या होता है, उसका प्रकृति के अंदर सरली आसानी से क्या होता है, अपघटन नहीं होता है, अपघटन नहीं। एक बार प्रयोग करने के बाद ये मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है ना, जमाव हो जाता है इसका, शरीर के अंदर क्या हो जाता है, जमाव। तो इसका उत्तर क्या आएगा, प्रकृति में सरलता से निम्नीकृत नहीं होता। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल क्या कहता है बच्चों, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। चूंकि अक्रिय गैसें क्या होती है, बेसिकली इनका क्या गुणधर्म होता है, अक्रिय गैस अक्रिय है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ अक्रिय गैसें हैं जो क्या कर लेती है, यौगिक बना लेती है। क्या, यौगिक, यानी कि क्रिया करके कुछ यौगिक बना लेती है। और वो गैस कौन सी है बच्चों, जिनोन गैस होगी। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, जिनोन। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा हो गया, 4 नंबर सवाल हमें क्या कहता है बच्चों, शुगर से अल्कोहल के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। शुगर से अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल के किस प्रकार से निर्माण किया जाता है बच्चों। जो आपने दारू निकालने वाले लोगों को देखा होगा, जो घर पे दारू बनाते हैं, वो किस प्रकार बनाते हैं, एक मटके में क्या लेते हैं, गुड़ को या कुछ मीठे पदार्थ को पानी के घोल के अंदर डाल के गर्म स्थान पे दबा देते हैं, गर्म स्थान पर गाड़ के दबा देते हैं।
ठीक है। और कुछ दिनों बाद उसके अंदर क्या हो जाता है, एल्कोहल बन जाता है और उस एल्कोहल को आसवन की विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो उसका बेसिकली इसके अंदर होता क्या है बच्चों, किण्वन होता है। क्या होता है, किण्वन। तो आपको ध्यान में रखना है, शुगर से एल्कोहल बनाने के अंदर जो रूपांतरण की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर हो गया ये 5, 5वां सवाल। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है बच्चों, जो तरल अवस्था में पाई जाती है, बताओ जरा। सामान्यतया जो अधातु होती है उसका नेचर कौन सी होती है, सॉलिड नेचर। ठीक है, लेकिन आपको वो वाली बतानी है धातु जो लिक्विड स्टेट में हो। कौन सी होगी बच्चों, वो होगी बच्चों ब्रोमीन। कौन सी होगी, ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन जो है धातु है वो तरल अवस्था में पाई जाने वाली है धातु है। तो इसका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, कार्बन फैमिली का सवाल है, पी ब्लॉक के अंदर कार्बन फैमिली का। इतना सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए। जो गोबर होता है उसके मुख्य कौन सी गैस होती है बच्चों, तो उसके अंदर मुख्य जो गैस होती है वो होती है बच्चों मीथेन गैस। कौन सी, मीथेन गैस। ठीक है, मैंने ऑप्शंस नहीं डाले, डायरेक्ट आंसर आपको याद ध्यान में होना चाहिए, कर सकते हैं आसानी से, ये लो आंसर। ठीक है, तो याद रखना आप, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल का आंसर आप देना। आसानी से झाग नहीं देने वाले जल को क्या कहते हैं, जो वाटर आसानी से झाग नहीं देता। दो प्रकार के जल होते हैं बच्चों, एक तो कठोर जल और एक मृदु जल। ठीक है, जो मृदु जल होता है वो साफ जल होता है। साफ जल के अंदर क्या होते हैं, झाग बनते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अशुद्धियों के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम अशुद्धियों के कारण, कार्बोनेट अशुद्धियों के कारण जो कठोर जल होता है वो हमें झाग प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा बच्चों, आसानी से झाग देने वाला जल कौन सा है, नहीं देने वाला, वो होगा कौन सा बच्चों, कठोर जल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। बारूद के मिश्रण में क्या होता है बच्चों, बताओ दोबारा, बारूद के मिश्रण में क्या क्या होता है। तो जो बारूद होता है बच्चों उसमें नाइट्रेट होता है। एक तो क्या, बारूद में क्या होता है, एक तो नाइट्रेट होता है और क्या होता है, सल्फर उसमें होता है। सल्फर, सल्फर ज्वलनशील होता है बच्चों। ठीक है, चारकोल होता है, चारकोल की कुछ मात्रा भी बारूद में पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण है नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। नाई, सल्फर और चारकोल, तीनों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, बेसिक केमिस्ट्री का सवाल है। बारूद के अंदर कौन सा मिश्रण होता है, तो बारूद का जो मिश्रण होता है वो होता है बच्चों नाइट्रेट, सल्फर व चारकोल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताओ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है। अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन अपने को पता नहीं है कि जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है कहाँ पर, बताओ जरा कहाँ पर, रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल लेवल की, बताओ जरा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बताओ जरा। अरे पता है कि नहीं आपको, तो जो रासायनिक प्रयोगशाला बच्चों है वो पुणे के अंदर स्थित है। कहाँ पर, पुणे में, ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। चलो जी, नेक्स्ट सवाल, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है। जब पानी चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो पानी में कुछ चीज़ें घुल जाती है जिसके कारण वह मृदु जल से क्या हो जाता है बच्चों, मृदु जल से कठोर जल हो जाता है, कठोर जल हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ ऐड होती है मृदु जल में पहाड़ियों से गुजरने पर कि वो कठोर जल हो जाता है। ये मान लो आपकी पहाड़ियाँ हैं, ऐसी थोड़ी होती है पहाड़ियाँ, चलो जैसी भी होती हैं, पहाड़ियों से गुजरने के बाद पानी के अंदर क्या ऐड हो जाता है कि वो कठोर हो जाता है बच्चों, बताओ ज़रा, बताओ बताओ बताओ। अभी तो बताया, पानी के अंदर कौन सी अशुद्धियों के कारण वो कठोर जल होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियों की, और कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी कौन से, कार्बोनेट्स,
कार्बोनेट्स, ठीक है, ध्यान में रखना ये। तो चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घोलने पर क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट घुलने पर कठोर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? बिजली के तार आपने देखे होंगे, धातु के बने होते हैं। आपने लोहे के तार भी देखे होंगे, कॉपर के तार भी देखे होंगे, एल्यूमिनियम के तार भी देखे होंगे, ठीक है। कई जगह चांदी के भी तार होते हैं, ठीक है, सोने के भी तार बनाए जाते हैं। इनमें से सबसे अच्छा चालक कौन सा है? अच्छा चालक का मतलब है जिसके अंदर कम से कम प्रतिरोध हो, कम से कम प्रतिरोध लगे विद्युत प्रवाह में, विद्युत की हानि ना हो। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? बताओ जरा। आपने बहुत सारी तारें देखी होगी, सिंपल सवाल है। आपको अपने घर में भी फिटिंग करनी हो ना, तो इस सवाल को उत्तर जानकर ही करना। बताओ जरा, किन किन बच्चों को पता है? आंसर कमेंट करो यार। कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? बताओ जरा। तो बिजली के जो सबसे अच्छा चालक होती है ना बच्चा, वो होती है चांदी। क्या होती है? चांदी। चांदी एक ऐसा मेटल है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालन करती है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा आ जाएगा बच्चों? चांदी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? कौन सी यूनिट के अंदर मापते हैं? कोई भी चीज़ जो भौतिक राशि है उसका मापन होता है। जैसे लंबाई है, लंबाई को मापने के लिए क्या अपन यूज करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, फुट, फीट जिसे कहते हैं, ठीक है, किलोमीटर हो गया, ठीक है। ऐसी द्रव्यमान हो गया बच्चों, द्रव्यमान को किस चीज़ में मापते हैं? इसका मापन मात्रक क्या काम में आता है? मापन के काम में। इसी प्रकार पदार्थ जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो कौन कितना रेडियो एक्टिव है? कौन कितना रेडियो एक्टिव है? इस बात का पता किस प्रकार से चलेगा बच्चों? मात्रक से। तो मात्रक क्या होता है रेडियो एक्टिविटी का? बताओ जरा, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक बताओ 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 भाई, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक। बताओ। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। 10, 9, 8, 7, उत्तर आपके सामने है। क्या होगा? क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है? क्यूरी वो मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता व आसानी से झाग दे देता है। तो अपने इतनी देर क्या पढ़ा? यही तो पढ़ा कि जल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो कठोर जल, दूसरा मृदु जल। मृदु जल की क्या पहचान होती है बच्चों? जो मृदु जल होता है वो आसानी से झाग देता है। क्या? आसानी से झाग प्रदान करता है, ठीक है। कठोर जल होता है वो आसानी से झाग नहीं देता। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा आ जाएगा बच्चों? मृदु जल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चमड़े की टैनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? जो चमड़े की टैनिंग होती है बच्चों उसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा बच्चों? एलम का। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एलम का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ध्यान में रख लेना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयले काफ़ी तरह के आते हैं, उनमें सबसे शुद्ध कोयला का मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा एनर्जी दे, जिसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत कम हो, इम्प्योरिटी बहुत ही कम हो, प्योर कोयला हो, कार्बन ही कार्बन हो, ठीक है। तो किस प्रकार का कोयला होगा बच्चों? एंथ्रेसाइट प्रकार का। ये सवाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला होता है वो सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट सवाल, महासागरों में, सवाल क्या कहता है? महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है?
अपने को पता है सागर के अंदर जो महासागर है अपने, उस वहाँ पे पानी ही पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारा पानी है। तो महासागरों से जो हमें पानी मिलता है वो पीने लायक नहीं होता। क्यों पीने लायक नहीं होता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। इस कारण खारापन आता है उसमें। खारापन यानी कि कठोर पानी। जैसे अपन कई बार ज़मीन खोद के कुआं जो लगाते हैं, कुएं का पानी कैसा होता है? खारा खारा सा होता है ना, वैसा ही खारापन होता है महासागरों के पानी में। तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अपन पानी के अंदर यदि नमक मिला दिया जाए, लवण है नमक एक प्रकार का, नमक मिला दिया तो उसको अपन गर्म करके क्या कर सकते हैं, भाप बन के पानी अलग हो जाएगा, नमक नीचे पैंदे में बैठ जाएगा। तो ये जो विधि है ना बच्चों, ये कहलाती है आसवन विधि। क्या? आसवन विधि। तो महासागरों से जल को शुद्ध करने से कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? आसवन विधि से बच्चों, आसवन विधि से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सवाल का आंसर आप ढंग से कर सकते हो, आसवन विधि। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? अब सूरज लगातार अपने को हीट देता है बच्चों, कितनी एनर्जी देता है सूरज? पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी देता है, पूरे ब्रह्मांड को। ठीक है, देखो सर्दियों के अंदर आप एक चिमनी या जो भी अंगीठी जलाते हो और उससे गर्म होते हो, है ना, और सूरज से पूरी पृथ्वी नहीं पूरा ब्रह्मांड गर्म होता है। तो वहाँ पर इतनी हीट कैसे होती है? क्या कारण है सूरज इतनी हीट दे पाता है अपने को? तो नाभिकीय ईंधन होता है वहाँ पे। कौन सा नाभिकीय ईंधन होता है? किस प्रकार का नाभिकीय? यूरेनियम होता है? कौन सा नाभिकीय ईंधन होता है ये आपको बताना है। तो वहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन नाभिकीय ईंधन होता है। हाइड्रोजन का विघटन और संलयन वहाँ पर चलता है। ठीक है, ये कर लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? महासागरों में बताओ। महासागरों में सारी चीज़ पाई जाती है, जल, हीरे, मोती, सोना, खजाना, जीव जंतु, हर चीज़ कहाँ पर पाई जाती है? पानी के अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा बच्चों? बताओ बता। महासागरों में पाए जाने वाला सबसे अधिक पदार्थ बताओ जरा। अरे पानी के अंदर खारापन किसके कारण होता है? लवणों के कारण। तो लवण पानी के अंदर घुले हुए मिलते हैं बहुत सारे। सागर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? लवण, साधारण लवण। अरे सिंपल सा सवाल है यार, कर सकते हो आसानी से। चले आगे, चलो जी। नेक्स्ट सवाल, किसे स्ट्रेटेजिक क्या है ये? स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? कई बार नाम अटक जाता है यार। किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? बताओ जरा, किस प्रकार की धातु को स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? सिंपल सा सवाल है। तो जो टाइटेनियम होता है ना बच्चों, क्या टाइटेनियम, टाइटेनियम जो धातु है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक धातु। ठीक है, कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा सवाल है, याद रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? अभी अभी तो करा बच्चों अपन ने, कौन सा? साधारण लवण। क्या? साधारण लवण। ठीक है, ये सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, जीव तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? जीव तंत्रों की, देखो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं जिसके अंदर निश्चित चीज़ों को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, उस निश्चित चीज़ों में जैसे अपन अगर कार्बन को पढ़ें तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है, उसी प्रकार अपन अगर उसको दवाइयों को वगैरह में पढ़ें तो क्या? अलग प्रकार का रसायन, केमिकल केमिस्ट्री। इसी प्रकार अपन जीव तंत्रों को पढ़ें तो जैविक रसायन। क्या हो जाएगा? जैविक रसायन। सिंपल सी बात है यार, जैविक रसायन उसे कहेंगे। अरे समझते हो? तो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं बच्चों? जीवित रसायन या जैविक रसायन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? देखो चीनी और नमक के मिश्रण को बताओ जरा बच्चों, ऐसी कौन सी विधि है? यदि आपने घर में क्या किया,
कोई ऐसी चीज़ बनानी थी आपको जिसके अंदर चीनी डालना था, नमक नहीं डालना, लेकिन भूल से आपने पहले नमक डाल दिया और फिर चीनी भी डाल दी। तो अब इसको आप अलग कैसे करोगे? कौन सी विधि ऐसी रासायनिक विधि जिसके आप इसे आसानी से अलग कर सकते हो? बताओ ज़रा, बताओ बताओ बताओ। उस विधि का नाम है बच्चों क्या? रवाकरण। क्या? रवाकरण विधि द्वारा अपन शर्करा और नमक को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। चलो जी, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है वो गैस कौन सी है? अरे ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, कौन सी होगी? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 वो गैस है जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अरे आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आग जलती है, बुझती किसकी उपस्थिति में? CO2 की उपस्थिति में। तो आग बुझाने के लिए कौन सा गैस उपयोग में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे सिंपल सी बात है, कर सकते हो आसानी से, बड़े बेसिक सवाल हैं ये, इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि बताओ जरा, क्या कहलाएगी? बताओ रे मेरे बागड़ बिलो। बताओ क्या कहलाएगी? तो वो औषधि कहलाएगी बच्चों प्रतिरोधी। याद रख लेना आप डायरेक्ट, क्या कहलाएगी? प्रतिरोधी। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, लार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? कैसी होती है लार की प्रकृति? अम्लीय, इच्छारीय या उदासीन? बताओ जरा, लार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? बताओ। हल्की अम्लीय। लार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? हल्की अम्लीय। pH इसका अगर पूछे तो कितना होता है बच्चों? बताओ। 6.5, 7 से थोड़ी सी कम है, इस कारण अपन क्या कहते हैं? हल्की अम्लीय, हल्की एसिडिक। ठीक है, कर सकते हो आप आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर आपके सवाल होते हैं ख़त्म। आज अपन ने करीब करीब 25-30 सवाल कर लिए। ठीक है, सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, उन्हें अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।